नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात भारत के आईटी सेक्टर की, जो कभी मध्यम वर्ग के सपनों की उड़ान से जुड़ा था, लेकिन आज वहां हर तरफ छटनी का साया है। देश की कई बड़ी कंपनियां लगातार कर्मचारियों की छटनी कर रही हैं। क्या है इसकी वजह? क्यों ये नौबत आई है? क्या वजह है कि भारत का ये सुनहरा सेक्टर अब ढलान पर है और इससे उबरने की गुंजाइश कितनी है? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले बात टीसीएस की, यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ये खबर आप देख रहे होंगे, ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है। टीसीएस इज स्लैशिंग 12,000 जॉब्स इन इंडियाज बिगेस्ट आईटी ले ऑफ, विल अदर फॉलो। यानी भारत का सबसे बड़ा ले ऑफ, यानी नौकरियों का जाना। भारत में एक समय ये कहावत मशहूर थी कि नौकरी में टाटा और जूते में बाटा सबसे ज्यादा टिकाऊ होते हैं। बाटा का जूता जल्दी टूटता नहीं था और टाटा की नौकरी जल्दी छूटती नहीं थी। लेकिन दुनिया अब बदल गई है। टाटा कंपनी नेशनल से मल्टीनेशनल हो चुकी है और इस समय उसकी चर्चा 12,000 कर्मचारियों की छटनी के लिए हो रही है। जी हां, टाटा ग्रुप की आईटी कंपनी टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने 12,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यह छटनी मुख्य रूप से एंड और सीनियर लेवल के कर्मचारियों की हुई है, यानी ऐसे लोग जिन्हें अब शायद कहीं नौकरी ना मिले। ये एक ऐसी उम्र होती है जब बच्चों की नौकरी से लेकर घर की ईएमआई खत्म हो जाने की चिंता सताती रहती है, लेकिन यहाँ तो नौकरी ही खत्म हो गई। 2024 में टीसीएस फॉर्च्यून इंडिया की जो सूची थी 500 सबसे बड़े कारोबारी कंपनियों की, उसमें 7वें स्थान पर थी। ये भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और बाजार का जो पूंजीकरण है, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसके आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है। सितंबर 2021 में टीसीएस पहली भारतीय आईटी कंपनी बनी थी जिसका बाजार पूंजीकरण या मार्केट कैपिटलाइजेशन 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। 31 मार्च 2025 तक टीसीएस में 6,07,979 कर्मचारी थे। ये भारत के निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी नियोक्ताओं में से एक है और कुल मिलाकर भारत की चौथी सबसे बड़ी नियोक्ता है, यानी भारतीय रेलवे, भारतीय सेना और इंडिया पोस्ट के बाद। इसमें 152 राष्ट्रीयताओं के कर्मचारी शामिल हैं और 35.6% कर्मचारी महिलाएं हैं। और ये जो छटनी हुई है, ये वैश्विक कार्यबल उसका 2% है, यानी जो कुल कर्मचारियों की संख्या है दुनिया भर में, उसमें 2% लोगों की छटनी हुई है। अब सवाल है कि टीसीएस में ये छटनी क्यों हुई है? इसका जाहिर है आर्थिक कारण है। टीसीएस ने अप्रैल 2025 की तिमाही में बताया कि अमेरिका में टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितताओं और यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती में देरी के कारण क्लाइंट्स प्रोजेक्ट्स को धीमा कर रहे हैं, यानी जिनके लिए ये काम कर रहे थे वो अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा धीमा कर रहे हैं। इससे कंपनी की आय पर दबाव बढ़ा है। 7 अगस्त 2025 से लागू नए टैरिफ्स ने अमेरिकी क्लाइंट्स को बड़े प्रोजेक्ट्स को टालने या मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स को बढ़ाने के लिए मजबूर किया है। कॉन्ट्रैक्ट्स को टीसीएस की उत्तरी अमेरिका में कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू यानी टीसीवी इस तिमाही में 6.8 बिलियन डॉलर से घटकर 4.4 बिलियन डॉलर हो गई। टीसीएस ने ये जो वित्तीय वर्ष 25-26 है, इसका जो पहला ये 26 का जो आया है, जो पहली तिमाही, उसमें 6% की नेट प्रॉफिट दर्ज की है, यानी अप्रैल, मई, जून 25 की बात हो रही है। इसमें 12,760 करोड़ रुपए एक तरह से प्रॉफिट है, लेकिन जो कुल रेवेन्यू है उसमें वृद्धि की जगह 3.1% की गिरावट देखी गई है, यानी पहले जो मुनाफा हो रहा था उसमें कमी आ गई है, काफ़ी कमी आ गई है। दूसरा, आजकल एआई का प्रभाव, एआई की बहुत ज़्यादा चर्चा है और सबसे ज़्यादा अगर कोई क्षेत्र प्रभावित हो रहा है तो वो आईटी सेक्टर है। विशेषज्ञों का कहना है कि एआई और ऑटोमेशन तेज़ी से कोडिंग, डेटा एनालिसिस और कस्टमर सपोर्ट जैसे कामों को अपने कब्जे में ले रहे हैं। आप कभी फ़ोन करते होंगे तो जो किसी कंपनी में कस्टमर केयर में, तो अब कोई ऐसा फ़ोन में जवाब आपको देने के लिए कोई व्यक्ति नहीं बैठा है वहाँ, बल्कि
एक तरह से कहा जाए कि एक ऑटोमेटिक तरीके से वहाँ पर पहले से आपके सवालों का जवाब तैयार है और वहाँ से जवाब आपको मिलते हैं। टीसीएस ने भले ही कहा कि छटनी का सीधा संबंध एआई से नहीं है, लेकिन उद्योग में यह चर्चा जोरों पर है कि एआई पारंपरिक नौकरियों को खतरे में डाल रहा है। और फिर जब आपके मुनाफे कम होते हैं तो कॉस्ट कटिंग का मसला तो खड़ा हो ही जाता है, यानी कम खर्च में कंपनी को चलाना है। टीसीएस की इस छटनी को भी लागत कम करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। कंपनी का कहना है कि ये कदम जो क्लाइंट्स हैं उनको बिना रुकावट अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए हैं। और जाहिर है अनिश्चितता बढ़ गई है, मंदी का दबाव है, आर्थिक जो अनिश्चितता है यानी कब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आपका रुक जाए, इसको लेकर अब कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती। ऐसे में ख़ास तौर पर जब अमेरिका में जो ब्याज दरें काफ़ी ऊंची हैं और उपभोक्ता खर्च में कमी ने क्लाइंट्स के बजट को प्रभावित किया है, यानी जो लोग पहले काम कराते थे उनके पास जितना बजट था वो उतना बजट अब नहीं इस्तेमाल या नहीं लगाने की स्थिति में है। इससे भारतीय आईटी कंपनियों के लिए बड़े सौदों की संख्या घट गई। और फिर आता है प्रोटेक्शनिज्म यानी संरक्षणवाद, जो अपने कारोबार के प्रोटेक्शन का सवाल है। जो जब WTO बना यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना, विश्व व्यापार संगठन बना, तो ये गलत चीज़ मानी गई और कहा गया मुक्त व्यापार होगा। लेकिन अब अमेरिका, ख़ास तौर पर ट्रंप के जब से राष्ट्रपति बने हैं, वहाँ प्रोटेक्शनिस्ट नीतियाँ बढ़ी हुई हैं, यानी कहा जा रहा है कि गैर अमेरिकी कर्मचारियों को काम पर रखना अब मुश्किल है, जिसका असर भारतीय कंपनियों पर पड़ रहा है। लेकिन ये संकट सिर्फ टीसीएस का नहीं है, दूसरी आईटी कंपनियों की भी हालत अच्छी नहीं है। तो एक बार ज़रा उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। ये भारत के कुछ महत्वपूर्ण आईटी कंपनियां हैं। पहले बात विप्रो की। विप्रो यानी 2025 की पहली तिमाही में विप्रो ने 2000 से 3000 तक कर्मचारियों को निकाल दिया। कंपनी ने यूरोप में जो विच्छेद भुगतान है उसके लिए 247 करोड़ रुपए खर्च किए। विच्छेद भुगतान हिंदी में है, इसको सेवरेंस पे कहा जाता है, यानी एक ऐसी राशि जो किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को तब दी जाती है जब उसकी नौकरी समाप्त की जाती है। यानी 247 करोड़ रुपए यूरोप में इस कंपनी ने सेवरेंस पे के रूप में दिया है। और ख़ास तौर पर जब कर्मचारी की कोई गलती नहीं होती और उसे छटनी का शिकार बनाया जाता है या फिर कंपनी का पुनर्गठन या अन्य आर्थिक कारणों से नौकरी से लोगों को हटाया जाता है, तो फिर ये भुगतान करना पड़ता है। ये भुगतान कर्मचारियों को नौकरी छूटने के बाद आर्थिक सहायता प्रदान करने और उनके लिए नई नौकरी ढूंढने तक का समय देने के लिए होता है। इसके अलावा विप्रो ने सीनियर मैनेजमेंट पर फोकस करते हुए अनिवार्य अंग्रेजी संचार मूल्यांकन, आप समझ रहे हैं इसका मतलब, इस पर जोर दिया है। यानी अंग्रेजी बोलना आना चाहिए बहुत अच्छे से, जिसके पास न करने से कर्मचारियों को परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान यानी PIP में डाला जा रहा है, जो अक्सर छटनी की ओर ही ले जाता है। और ये सब तब हो रहा है जब भारत के गृह मंत्री अमित शाह ऐलान कर रहे हैं कि जल्दी ही अंग्रेजी बोलने पर लोग शर्मिंदा होंगे। आप समझ रहे हैं किस तरह से जिनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, जो अंग्रेजी नहीं बोल पाते, विदेशी क्लाइंट्स के साथ जो अच्छा संवाद नहीं कर पाते, वो छटनी का शिकार हो रहे हैं। फिर बात करते हैं HCL टेक्नोलॉजीज़ की। ये भी भारत की एक बड़ी कंपनी है। HCL ने ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग और R&D सेक्टर में 1000 से अधिक कर्मचारियों को निकाल दिया है। ये एक बड़ी तादाद है। R&D में ख़ास तौर पर इसका मतलब है कंपनी R&D पर उतना फोकस नहीं कर पा रही, और R&D पर फोकस तभी ज़्यादा होता है जब किसी भी कंपनी के पास एक सरप्लस रेवेन्यू होता है, यानी उस रेवेन्यू में कमी की आशंका नज़र आ रही। और इन्फोसिस ने भले ही बड़े पैमाने पर अभी छटनी की घोषणा नहीं की है, लेकिन 2023-24 में इसने 24,182 कर्मचारियों को निकाल दिया था। इसके अलावा कंपनी ने फ्रेशर्स की भर्ती पर लगभग रोक लगा रखी है, जो पहले हर साल 20,000 से अधिक होती थी। इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति वही हैं जो हर हफ्ते में 70 घंटे काम करने के सुझाव को लेकर काफ़ी चर्चित हुए थे। फिर एक कंपनी है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा भी देश की बड़ी आईटी कंपनी है। इस कंपनी ने 2024-25 में 1757 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। तो कुल मिलाकर 2023-24 में देश की 5 टॉप आईटी कंपनियों ने
1000 से अधिक कर्मचारियों को निकाला है। ये आंकड़े बताते हैं कि छटनी का ये दौर कोई छोटी घटना नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? तो सबसे बड़ा सवाल तो वही है जो बार बार जिसकी चर्चा होती है और उससे फिलहाल साफ बात नहीं की जा रही है, वो है एआई का बढ़ता उपयोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन ने कई पारंपरिक नौकरियों को खतरे में डाल दिया है। अब ये छिपी बात नहीं है। जैसे कि मैनुअल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, बेसिक कोडिंग और कस्टमर सपोर्ट जैसे काम अब एआई टूल्स से हो रहे हैं। चैट जीपीटी और को पायलट द्वारा किए जा रहे हैं। ये अब बहुत आम होता जा रहा है। तमाम विशेषज्ञों का कहना है कि एआई के कारण 2023 से 25 के बीच 1.25 लाख से अधिक नौकरियां खत्म हुई हैं। और फिर वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता भी एक बड़ा कारण है। भारत का आईटी सेक्टर अपनी 70% आय अमेरिका से कमाता है, लेकिन 2025 में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण टैरिफ बढ़ने और अमेरिकी कंपनियों के आईटी बजट में 10 से 20% की कटौती ने भारतीय कंपनियों पर दबाव डाला है। इससे बड़े प्रोजेक्ट्स की संख्या घटी है। लागत कटौती और दक्षता का भी एक सवाल है, यानी कंपनियां अब कम कर्मचारियों के साथ ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रही हैं, ज़्यादा स्किल्ड लोगों को ही रखना चाहती हैं। टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनियां अपने पिरामिड मॉडल को बदलकर डायमंड मॉडल की ओर बढ़ रही हैं, जहां कम फ्रेशर्स और ज़्यादा विशेषज्ञ कर्मचारियों पर ध्यान है। फिर स्किल मिसमैच जो एक बड़ा सवाल है। टीसीएस के सीईओ के कृतिवासन ने कहा है कि छटनी का कारण कर्मचारियों के स्किल्स का नई तकनीक जैसे एआई और क्लाउड से मेल न खाना है। स्किल यानी दक्षता। कंपनी अब उन कर्मचारियों को प्राथमिकता दे रही है जो नई नई टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करने में माहिर है। और फिर एक चीज़ है साइलेंट ले ऑफ। इसका भी सहारा लिया जा रहा है। कर्मचारियों को 30 दिन में नया प्रोजेक्ट ढूंढने के लिए कहा जाता है, वरना उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। 2023 में ऐसे 20,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया था। ये कारण बताते हैं कि ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे आईटी सेक्टर में एक बड़ा बदलाव दिखाई पड़ रहा है। वैसे भारत में आईटी सेक्टर में जो उछाल देखा गया वो भी संयोग नहीं है। उसके पीछे एक राजनेता की दूरदृष्टि थी, जिसे शुरुआत में काफ़ी विरोध झेलना पड़ा था। वे थे दिवंगत राजीव गांधी, जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते कंप्यूटर को भारत में आम बनाने की कोशिश की, उस समय जबकि कंप्यूटर के बारे में लोग बेहद कम जानते थे। भारत का जो आईटी सेक्टर है आज जिस मुकाम पर है, उसकी नींव 1980 के दशक में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही रखी थी। कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत राजीव गांधी ने 1984 में न्यू कंप्यूटर पॉलिसी लागू की, जिसने कंप्यूटर आयात को आसान किया और सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा दिया। उस समय भारत में कंप्यूटर को नौकरियां छीनने वाली मशीन माना जाता था। पूरा विपक्ष उसके खिलाफ आंदोलन कर रहा था। संसद का भी घेराव हुआ था, लेकिन राजीव गांधी ने आने वाले समय को भांप लिया था। उन्होंने इसे अवसर के रूप में देखा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया, खासतौर पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स एसटीपी की स्थापना की, जिसके कारण ही टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनियां आज वैश्विक स्तर पर उभरी हुई हैं। इसके अलावा राजीव गांधी ने स्कूलों और कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा दिया। उस समय कहा जा रहा था कि कंप्यूटर बच्चों को पढ़ाएगा और गुरुजी की नौकरी चली जाएगी। बहरहाल आज हम देखते हैं कि शिक्षा में किस बड़े पैमाने पर कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन भी प्राप्त कर रहे हैं और इससे एक बड़ी क्रांति भारत में नजर आती है। तो कंप्यूटर क्रांति ने भारत को एक नई दिशा दी थी और एक खास तौर पर जो वैश्विक टेक बाजार है उसमें एक मजबूत उपस्थिति भारत की बन गई थी। और एक और लाभ था भारत में, जो बीती सदी के 60 के दशक तक उसे अभिशाप बताया जाता था। वो थी एक भाषा, जिसे गुलामी की भाषा बताकर कुछ लोग आज भी युद्ध छेड़ते रहते थे। वो भाषा थी अंग्रेजी। आप समझ ही गए होंगे। इसका भारत को बहुत लाभ हुआ। 1980 और 90 के दशक में भारत का आईटी सेक्टर तेजी से बढ़ा, तो उसका एक कारण था अंग्रेजी भाषा का ज्ञान या अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखने वाले एक बड़े युवा वर्ग का भारत में होना। भारत में अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय इंजीनियरों को अमेरिका और यूरोप के जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ आसानी से संवाद करने में मदद की।
इससे भारत को आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आसानी से मिले। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इस बात को खुलकर स्वीकार किया था कि भारत में अंग्रेजी जानने वालों की बड़ी उपलब्धता ने आईटी सेक्टर में देश को काफ़ी फायदा पहुंचाया और चीन से आप आगे निकल गए शुरुआत में, खास तौर पर क्योंकि चीन में अंग्रेजी का प्रचलन काफ़ी कम था। उस समय चीनी कंपनियां टेक्नोलॉजी में तो मजबूत हो रही थी, लेकिन भाषाई बाधा के कारण वे वैश्विक सॉफ्टवेयर बाजार में भारत से काफ़ी पीछे रह गई। H1B वीज़ा लेकर भारत के इंजीनियर बड़े पैमाने पर अमेरिका गए, वहाँ उन्हें नौकरियाँ मिली और वहाँ जो सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया में, जिसे टेक हब कहा जाता है, उसमें 2000 के दशक तक 40% स्टार्टअप्स में भारतीय मूल के लोग बड़े पैमाने पर शामिल थे। सिलिकॉन वैली का नाम वहाँ के सिलिकॉन चिप से आया है, जो कंप्यूटर का आधार है। अंग्रेजी ने भारत को एक वैश्विक पहचान दी, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी और स्किल्स की मांग इसे चुनौती दे रही है। जब सदी बदली तो भारत के सामने फिर एक बड़ा अवसर आया। दरअसल वो दुनिया के लिए तो एक आपदा थी, लेकिन अवसर में कैसे बदली, आप शायद Y2K संकट के बारे में जानते हो। Y2K मतलब Y मतलब ईयर, 2 का मतलब 2 और K का अर्थ है हजार, यानी वर्ष 2000, Y2K। लेकिन जब Y2K संकट आया, मतलब इसका क्या हुआ, 1990 के अंत में ही दुनिया भर में एक डर फैल रहा था कि जैसे ही सन 2000 आएगा सारा कंप्यूटर सिस्टम दुनिया का क्रैश हो जाएगा, क्योंकि पुराने सॉफ्टवेयर में तारीखें सिर्फ 2 अंकों में दर्ज होती थी और इसे ठीक करने के लिए भारतीय कंपनियों को बड़े पैमाने पर काम मिला, कोड सुधारने का काम मिला, जिसने भारत को वैश्विक आईटी बाजार में एक बड़ा मुकाम दिलाया। यह भारत के आईटी सेक्टर के उछाल का समय था, लेकिन अब तो कहानी बदल गई है, क्योंकि आउटसोर्सिंग भी संकट में है। भारत में बड़े पैमाने पर जो आउटसोर्सिंग होती थी, विदेशी कंपनियां अपने सॉफ्टवेयर या कस्टमर सपोर्ट जैसे काम भारत में सस्ते और कुशल लोगों से करवा लेती थी, लेकिन अब इस पर सवाल उठ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे मुद्दा बना दिया है। वे मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दे रहे हैं। उनका साफ कहना है कि अमेरिकी कंपनियों को अमेरिकी लोगों को नौकरी देनी होगी, ना कि भारत से सस्ते में काम करा के मुनाफा कमाना। जाहिर है इसका असर पड़ रहा है। पिरामिड मॉडल की अभी हमने बात की। इसका मतलब है कि पिरामिड मॉडल में ढेर सारे फ्रेशर्स की भर्ती होती है और ऊपर सीनियर कर्मचारी कम होते थे, यानी एक पिरामिड बनता था। लेकिन अब ये डायमंड मॉडल में बदल रहा है। इसका अर्थ हुआ कि मिड लेवल विशेषज्ञों पर ज़्यादा ध्यान है और अब वो डायमंड की तरह उसके कई नोक निकले रहते हैं। नीचे कर्मचारियों की तादाद कम होती है, जबकि पिरामिड में ऊपर कम होते हैं और नीचे ज़्यादा होते हैं। और ऐसे में साइलेंट ले ऑफ बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। कंपनियां बिना बड़े ऐलान के कर्मचारियों को निकालती हैं, जैसे उन्हें प्रोजेक्ट न देकर इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। और एक तरीका है बेंच। जब कर्मचारी को कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो वो बेंच पर होता है, यानी बिना काम के उसे वेतन मिलता है। पर कितने दिन मिलता है आप समझ सकते हैं। वो एक इशारा होता है और वो इशारा आमतौर पर छटनी में बदलता है। तो क्या भारत का आईटी सेक्टर अब ढलान पर है? ये एक बड़ा सवाल है। जाहिर है संकट है, लेकिन संकट का समाधान भी संभव है। कंपनियां अब कर्मचारियों को एआई, क्लाउड और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर रही हैं। इन्फोसिस ने 2 लाख कर्मचारियों को री स्किल करने की योजना बनाई है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स GCC भारत में 1800 से अधिक हैं, जो 2030 तक 4 से 5 मिलियन नौकरियां पैदा करने का दावा कर रहे हैं। ये केंद्र उच्च स्तरीय तकनीकी पर काम करते हैं। फिर सवाल आता है इंडेवर का, नवाचार, नया तरीका। भारत को अब सस्ते श्रम के बजाय नवाचार या बौद्धिक संपदा यानी IP पर ध्यान देना होगा। TCS और इन्फोसिस जैसे दिग्गज पहले ही AI में निवेश कर रहे हैं, लेकिन ये सब तब होगा जब भारत में विज्ञान और तकनीकी हमारे सहज बोध में शामिल हो। पर देश के हालात तो ऐसे हैं कि विज्ञान का लगभग मजाक बनाया जा रहा है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने को भारतीय संस्कृति और धर्म के विरुद्ध बताया जाता है। ये सब किया जा रहा है राजनीतिक लाभ के लिए। पर राजनीतिक लाभ अगर देश के लिए नुकसान बन जाए तो ये सोचने की बात है। आप भी सोचिए, हम भी सोचेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सच बताने का हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो
हमारे शो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.